मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु के सेकेंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में समस्त जानकारी हमने क्या कर ली थी, एकत्रित कर ली थी। आज बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जितनी भी जानकारियां होंगी और मानसून से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, आज उन सभी बातों पर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने समाप्त किया था वो हमने तीसरी लहर के बारे में बताया था। दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी लहर? तीसरी लहर के बारे में बताया था, जो कि अरब सागर से उठती है और गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करते हुए क्या होती है, ये राजस्थान के अरावली पर्वत की समांतर जाकर क्या हो जाती है, पंजाब वाले क्षेत्र में क्या होती है, पहुंच जाती है और यहाँ पर क्या कराती है, वर्षा कराती है। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि सर जो हमारी दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठने वाली मानसून की तीसरी लहर ये क्या राजस्थान में अत्यधिक वर्षा कराती है, तो हम बोलेंगे नहीं। इसका एक कारण है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये तीसरी लहर के कैसे पड़ जाती है, बिल्कुल एकदम समांतर पड़ जाती है और समांतर पड़ जाने के कारण यह क्या करती है, बादलों को रोक नहीं पाती है और जब बादलों को रोकेगी नहीं तो यहाँ पर वर्षा का प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका जो प्रभाव मिलेगा वो ज्यादातर कहाँ मिलता है, पंजाब वाले शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब ये पंजाब वाले शहर में जाती है तो यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाली लहरें होती हैं वो आती हैं और इसके साथ मिलकर पंजाब वाले क्षेत्र में क्या करती हैं, बहुत अधिक वर्षा कराती हैं। तो यहां से अपन की शुरुआत हो जाएगी किसकी, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी या बंगाल खाड़ी वाली मानसूनी पवनें, खाड़ी वाली मानसूनी पवनें। अब इसके बारे में जितनी बातें होंगी, दक्षिण पश्चिम अरब सागर वाली हमने जितनी भी लहरें थी हमने देख लिया था कि पहली वाली जो थी वो कहाँ, केरल में बारिश करा रही थी। दूसरी वाली जो अपने महाराष्ट्र से प्रवेश करती थी और प्रवेश करते पूरे मध्य भारत में क्या कराती थी, वर्षा करा देती थी। साथ ही साथ इसमें हमने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का कौन सा पश्चिमी भाग था, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग था, वहां तो वर्षा हो रही थी लेकिन जो बेसिन वाला भाग बताया था हमने, बेसिन वाला क्षेत्र जो था वहां पर वर्षा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। किससे? दूसरी वेव से। ठीक है, दक्षिण अरब सागर की दूसरी वेव से बेसिन वाले भाग में वर्षा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये चीज हमने कल की क्लास में क्लियर कर ली थी। बात करें तीसरी लहर से, हमने देखा था कि राजस्थान के बहुत कम भाग में ही क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी, पंजाब वाले भाग में वर्षा ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब यहां से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें होंगी ये यहां से जो इसकी पहली वेव से जाएगी ये म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय सीमा से टकराकर कहां प्रवेश करती है, ये बंगाल होते हुए कहां जाती है, पंजाब वाले भाग की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है और यहां पर क्या करती है, ये बहुत अच्छी वर्षा कराती है, देखने को मिलती है। ये पंजाब के साथ हरियाणा वाला भाग हो गया, यहाँ दिल्ली वाला भाग हो गया, आपका यूपी वाला भाग हो गया, बिहार वाला भाग हो गया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वाला भाग, मतलब ये सभी भागों में क्या है, इससे वर्षा देखने को मिलती है। ये किससे मिल जाती है ये पवनें? तो याद रखें दक्षिण पश्चिम मानसून से जो तीसरी वेव थी वो तीसरी वेव में आकर ये क्या हो जाती है, मिल जाती है और मिलकर पंजाब वाले भाग, हरियाणा, यूपी वाले भाग में क्या कराती हैं, अच्छी बारिश कराती हैं। ये कहां से उठने वाली है, ये पहली वेव है। कहां से उठने वाली? दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी जो पवनें हैं ये म्यांमार में स्थित अरकान की खाड़ी और तटीय भाग से टकराकर भारत के कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये कौन सा भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है। तो उत्तर पूर्वी भाग में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के दौरान ये क्या होती हैं, बांग्लादेश के किनारे से होते हुए हमारे पश्चिम बंगाल वाले भाग से प्रवेश करते हुए ये का झारखंड, बिहार, यूपी और पंजाब वाले भाग में क्या करती हैं, पहुंचती हैं और यहां पर इनका क्या देखने को मिलता है, बारिश का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि बात की जाए इसकी जो दूसरी वेव जाएगी, अर्थात दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी वेव जाती है ये बांग्लादेश से होते हुए ये इस तरीके से जाती है यहां से और बांग्लादेश से होते हुए क्या होती है, इस वाले भाग में क्या होती है, अर्थात जो हमारी गारो पर्वत श्रेणी हो गई और यहाँ की हिमालय पर्वत श्रेणियां हो गई, यहाँ पर इसका प्रभाव मिलता है और यहाँ पर इस क्या कराती है, बारिश
कराती है। तो जो दूसरी वेव्स होती है वो कहां पर बारिश कराती है, तो अपने उत्तर पूर्वी भाग में, सेवन सिस्टर वाला जो भाग होता है वहां पर क्या कराती है, ये निरंतर बारिश कराती है। तो हमने क्या देखा कि जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी पवनें हैं उनकी कितनी वेव्स, दो शाखाएं होती हैं, मतलब वेव्स बोल रहे हैं या शाखाएं बोल रहे हैं। तो पहली जो शाखा होगी, पहली शाखा कहां से, ये म्यांमार के अरकान की खाड़ी से, म्यांमार की अरकान पहाड़ी और बांग्लादेश के तटीय भाग से टकराता है। टकराकर कहां प्रवेश करती है, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, किनारे से छत्तीसगढ़ को भी ये कवर कर लेती है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला भाग, और यूपी बिहार होते हुए ये कहां पहुंच जाती हैं, पंजाब हरियाणा वाले भाग में पहुंचती हैं। और वहां पर ये जो अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून थी उनके साथ मिलकर पंजाब यूपी हरियाणा वाले भाग में क्या कराती हैं, अच्छी बारिश कराती है। यदि बात की जाए हिंद महासागर से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो दूसरी शाखा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा, दूसरी शाखा होती है, वो कहां जाती है, ये बांग्लादेश के तटीय भाग से होते हुए क्या करती है, उत्तर पूर्वी भाग में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इसकी दूसरी शाखा कहां प्रवेश करेगी, पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से होते हुए, पश्चिम बंगाल म्यांमार के सीमा क्षेत्र से होते हुए कहां प्रवेश कर जाएगी, आपके भारत के उत्तर पूर्वी भागों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। भारत के कौन से भागों में प्रवेश कर जाती है, उत्तर पूर्वी भागों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो हमने कितनी शाखाओं में विभाजित कर दिया, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें थी वो उनको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग जो था वो कहां जा रहा था, म्यांमार में उपस्थित अरकान की पहाड़ी से टकराते हुए ये बांग्लादेश के तटीय भाग, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से होते हुए कहां प्रवेश करती है, ये यूपी बिहार वाले भाग से होते हुए पंजाब तक क्या होती है, जाती है। और वहां ये किसके साथ मिलकर, ये अरब सागर से उठने वाली तीसरी लहर के साथ मिलकर क्या कराती है, अच्छी बारिश कराती है। जबकि बात की जाए इससे दूसरी जो लहर होती है वो कहां प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के तटीय भाग से टकराकर या म्यांमार के सीमा क्षेत्र से टकराते हुए क्या करती है, उत्तर पूर्वी भागों में प्रवेश कर जाती है। और ये मेघालय में उपस्थित गारो पर्वत श्रेणी, जानते हैं हम सभी, गारो पर्वत श्रेणी के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और आप सभी को पता होगा यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा वार्षिक औसत वर्षा जो है देखने को मिलती है। तो यहीं पर क्या मिलती है, एक तथ्य आपको याद रखना है, विश्व की, दुनिया की, आप कुछ भी लिख सकते हैं, विश्व की सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा ये हमारे कहां देखने को मिलती है, मेघालय में स्थित कहां, मौसिनराम में देखने को मिलती है। यदि बात की जाए आज से कुछ समय पहले की बात की जाए तो ये जो वर्षा थी जो आज हम मौसिनराम बोल रहे हैं ये चेरापूंजी में देखने को मिलती थी। मेघालय के पास स्थित कहां मिल रही थी, चेरापूंजी में देखने को मिल रही थी। किंतु वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अब कहां हो गया ये मौसिनराम। यदि आज से 20-50 साल बाद की बात करेगा तो 101% हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्षा होगी ये मेघालय की राजधानी शिलांग में देखने को मिलेगी। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ है, ये रीजन क्या है कि पहले चेरापूंजी थी और आज मौसिनराम है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं, यहां पर याद रखें, यहां पर विश्व की, पहले मैं ये बता दूं कि विश्व की सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा देखने को यहां पर क्या होती है, मिलती है। कारण क्या है,
कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऐसा क्या कारण है जहां जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा या 12 महीना क्या होती है वर्षा देखने को मिलती है? रीजन तो होगा कुछ। तो यहाँ की जो आकृति है कीप की आकृति के समान है। अब कीप क्या होता है, अपनी भाषा में हम बोलते हैं चुंगी, जिससे अपन डीजल पेट्रोल ट्रैक्टर गाड़ी वाहन में क्या करते हैं, डालते हैं। तो एक दृष्टिकोण ऐसे समझ लें कि ये इस तरीके की क्या है, एक चुंगी होती है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से हमें नहीं समझना है इसको हम इस तरीके से समझें कि कुछ इस तरीके से ये क्या होगी, यहां ये हो जाएगी क्या गारो, यहां हो जाएगी क्या खांसी, और यहां क्या हो जाएगी ये जैंतिया। ये 3 पर्वत श्रेणी है जो मेघालय में क्या है स्थित है, गारो, खांसी, जैंतिया। अब क्या होता है, जब ये दूसरी वेव जो जाती है कहां से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो दूसरी लहर होती है ये प्रवेश करती है, और ये बांग्लादेश से होते हुए मेघालय में क्या कर जाती है, प्रवेश करती है। और मेघालय में प्रवेश करती है तो ये इस कीप वाली आकृति में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब कीप वाली आकृति में इस प्रकार प्रवेश करती है कि ये टकराती है, यहां वर्षा होनी, फिर यहां टकराई, फिर लौट के वर्षा हुई, यहां टकराई, यही लौट वर्षा हुई। तो ये निरंतर यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा देखने को मिल रही है। और ये जो स्थान है ये क्या है, मासिन राम, यही वो स्थान है जो के क्या नाम रखा गया जिसका, मासिन राम। पहले कंडीशन क्या था, पहले मैं बोल रहा था ये वर्षा थोड़ा सा इधर देखने को मिल रही है, और यहाँ क्या था, बोले चेरापूंजी, क्या था, चेरापूंजी। अब कंडीशन क्या हुई कि निरंतर ये पर्वतों की क्या होने के चलते, कटाई होने के चलते, जो पहले हवाएं ऐसे जा रही थी ऐसे, अब वो हवा कहां से जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है। तो इसके चलते क्या हुआ कि ये बदल के कहां आ गई है, मासिन राम, चेरापूंजी से बदल के कहां पहुंच गई, मासिन राम। आने वाले 20-50 सालों में ये कहां पहुंच जाएगी, शिलांग। मेघालय की राजधानी कहां पहुंचेगी, शिलांग पहुंचेगी, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, वहां की कीप वाली आकृति, वहां की क्या है बेटा, कीप आकृति। तो ये कीप आकृति बोल रहे हैं, या कीप आकृति जो है सर्वाधिक वर्षा का क्या है कारण। पर्वतों को कटाव कैसे होता है, अब निरंतर पर्वतों का, वृक्षों का कटाव के चलते, सड़कों, ये मार्ग वो मार्ग जमाने की चीजें बनाने के चलते निरंतर क्या होता है, ये पर्वतों का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। अधिक वर्षा के कारण भी ये कटाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे पर्वत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो बहुत सारे कारण है जिनके चलते पर्वतों का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। और यह स्थिति बन रही है कि पहले वर्षा कहीं और हो रही थी, अब वर्षा कहीं और हो रही है, ठीक है ना। तो ये स्थिति भी हमको क्या हो गई, समझ में आ गई। तो अभी हमने क्या देखा, भारत की जो 2 मानसूनी पवनें हमने पढ़ा। पहले हमने देखा था हिंद महासागर से उठकर पहुंचने वाली अरब सागर, हिंद से होते हुए अरब सागर से होते हुए ये क्या हो रही थी, पहले हमने केरल में पहला इसकी लेयर देखी, दूसरी भाग महाराष्ट्र से होते हुए प्रवेश कराई, सतपुड़ा वाले भाग में होते हुए क्या कराई, वर्षा पूरे मध्य भारत में वर्षा कराई। केवल मैंने किसको छोड़वा दिया था, छत्तीसगढ़ के बेसिन वाले भाग को मैंने छोड़वा दिया था। यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में वर्षा देखने को मिली थी। तीसरी यदि वेव की बात करें तो ये राजस्थान मतलब गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग से क्या करती है, प्रवेश कराती है, प्रवेश होते हुए क्या होती है, यार वाले पर्वत के समांतर होते हुए पंजाब वाले भाग में बारिश करा देती है। तो ये ओवरऑल इसके बारे में देखा था। यदि आपसे पूछा जाए कि सर जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनें हैं और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनें, तो दोनों पवनों में सबसे ज्यादा वर्षा कौन कराती है, तो आप बोलोगे अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनें जो होती हैं ऊपर जाके ज्यादा वर्षा करा देती है। ऊपर जाके, यहाँ तो ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऊपर जाके ज्यादा वर्षा करा देती है। यदि हमसे पूछा जाए, ओवरऑल पूछा जाए कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप बोलोगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, अर्थात इस वाले भाग में जो है यहाँ पर पूरे क्या मिलेगी, वर्षा देखने को मिलेगी। इस वाले भाग में क्या मिलेगी, सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगी, जिसके चलते यदि भारत का उत्तर पूर्वी भाग देखा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो चावल की खेती के लिए, अर्थात धान की खेती के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसकी अपेक्षा यदि हम देखें कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग, ये थोड़ी कम वर्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि जितनी भी मानसूनी पवनें उठती हैं आती तो यहीं से ज्यादातर है, किंतु ये आगे जाके क्या कराती है, वर्षा के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, जिसके चलते ज्यादा वर्षा भारत के मध्य वाले भाग में अर्थात उत्तर पूर्वी वाले भाग में देखने को मिलती है, जिससे वहां चावल की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। यदि इस वाले भाग की बात करें, पश्चिमी भाग की,
तो यहाँ पर कौन सी खेती देखने को मिलेगी? गेहूं की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें अपन ने अभी नॉर्मली इसी से वर्षा के चलते, मानसून के चलते देखी। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ये तो हमने देख लिया कि मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो आपने स्पष्ट बता दिया कि मासिन राम विश्व का वह स्थान है जहां पर वार्षिक औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। रीजन की आकृति, इसके पहाड़ी आकृति के कारण ही इसमें क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब बात की जाती है, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि तमिलनाडु राज्य में वर्षा ऋतु में, कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में शुष्क वातावरण देखने को मिलता है। क्यों? कारण बताओ। कौन सा वातावरण? शुष्क, मतलब पर्वत श्रृंखला जो होती है वो शुष्क होती है। क्यों? तो इसके दो कारण हैं। हमारा तमिलनाडु वाला भाग यदि देखा जाए तो यहां पर ये मिलेगा तमिलनाडु वाला भाग। यहाँ का जो तट कहलाएगा आप जानते होंगे, कोरोमंडल तट कहलाता है। ये भी आप जानते होंगे, तट कौन सा कहलाता है? कोरोमंडल तट, जो भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। ये वाला भाग पश्चिमी भाग कहलाता है, ये वाला पूर्वी भाग कहलाता है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो अरब सागर से उठने वाली पहली मानसूनी पवनें थी, ये सबसे पहले केरल में पहुंचती थी। मैंने ये चीज कल की क्लास में डिस्कस की थी। और यहां पर आपको 1200 सेंटीमीटर का एक क्षेत्र मिला था, पर्वतीय क्षेत्र, जिसके चलते ये नीलगिरी की पहाड़ियां जो होंगी, अपनी अन्नामलाई की पहाड़ियां वगैरह वाला क्षेत्र जो होगा, तो यहाँ पर क्या होता है? ये पवनें आती हैं, इससे टकराती हैं, तो ये पवनें तो यही बारिश करा देंगी ना। अब ये पवनें का यदि बारिश कराने का दृष्टिकोण देखा जाए तो क्या इस वाले भाग में बारिश देखने को मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी? मिलेगी, कम मिलेगी। नहीं मिलेगी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो झिमझिम वाली बारिश देखने को मिलेगी, एकदम भारी वाली बारिश देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है? जो तमिलनाडु राज्य है ये क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? वृष्टि छाया क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? कौन है वृष्टि छाया क्षेत्र? कि पर्वतों का ऐसा ऊंचाई या ऐसी ढाल जिसके चलते एक और तो उसके क्या हो रही है? अच्छी बारिश हो रही है, और वो पर्वत के चलते दूसरी ओर बारिश अच्छी ना हो पाना। इस पर्वतों के चलते दूसरी ओर क्या ना हो पाना? अच्छी बारिश का ना हो पाना ही क्या कहलाता? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो जो अरब सागर से उठने वाली पहली लेयर थी वो इसमें क्या कराई? बारिश होने दी? नहीं होने दी। कम मात्रा में ही क्या हो पाई? यहाँ पर बारिश हो पाई। तो ये बात तो समझ में आ गई। पहला रीजन तो समझ में आ गया कि तमिलनाडु जो था वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र। किसके अंतर्गत आता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। किसके अंतर्गत आता है? जिसके कारण यहाँ पर वर्षा देखने को नहीं मिली। दूसरा रीजन ये है कि जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली, मतलब हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें थी, ये क्या हो जाती हैं? कैसे हो जाती हैं? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? समांतर। क्योंकि आपने देखा होगा एकदम जो मानसूनी पवनें होती है वो सीधे नहीं जाती, वो कैसे चलती हैं? इस तरीके से चलती है। जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, और जब देखो रिटर्न आएंगी तो कुछ इस तरीके से आएंगी। मानसूनी जो पवनें होंगी वो जाती है तो देखा होगा आपने इस तरीके से। क्या इसीलिए हमने बोला था दक्षिण पश्चिमी, नीचे का दक्षिण भाग था और ये पूरा पश्चिमी भाग से होते हुए आती है। कैसे आती है? पश्चिमी भाग से। देखो, और दूसरी चीज, कभी भी किसी चीज का नामकरण किया जाता है वो उसके आने के हिसाब से किया जाता है। किस हिसाब से किया जाता है? आने के हिसाब से किया जाता है, ना कि उसके जाने के हिसाब से। जाने का मतलब है कि कहां से होके जाएगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आ कहां से रही है, इससे हमारा पूरा लेना देना है। तो ये आ कहां से रही है? ये पवनें कहां से आ रही है? मकर रेखा से होते हुए आ रही है ना। ये पवनें कहां से आती है? मकर रेखा से, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये मकर रेखा से उठ के आएंगी हिंद महासागर से होते हुए, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से होते हुए। तो अर्थात क्या हुआ? ये दक्षिणी भाग से आ रही है। और दक्षिण से कैसे?
ये कौन से भारत के कौन से भाग में, ऐसे यदि देखा जाएगा तो कैसे भाग मिलेगा, पश्चिमी, तो इसलिए बोला गया ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन है। आपने अरब सागर में भी बोला तो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर की मानसूनी पवनें बोला, और जब बंगाल की खाड़ी में भी बोला तो क्या बोला आपने, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। तो ओवरऑल हमने क्या शब्द का प्रयोग किया, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। तो इसके चलते ये क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। अब ये पवनें जो है, हमने बोला तमिलनाडु का जो एक कोरोमंडल वाला तट है, ये कैसे पड़ जाता है, एकदम समांतर पड़ जाता है, बिल्कुल एकदम सीध में पड़ जाता है। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था, किसी चीज को रोकने के लिए हमें ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा लगा के रोकेंगे तो रुकेगा क्या, नहीं रुकने वाला। तो वही कंडीशन है इसमें, क्या होती है, इसकी जो पहाड़ी होती है ये मानसूनी पवनों को क्या नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती, जिसके चलते यहाँ पर वर्षा देखने को कम मिलती है। और जब वर्षा कम देखने को मिलेगी तो कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा, शुष्क क्षेत्र। मतलब वर्षा ऋतु में भी वहां का क्षेत्र कैसा पाया गया, शुष्क। तो दूसरी बात क्या रखेंगे कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, कौन सा तट, कोरोमंडल तट, वो कैसे है, मानसूनी पवनों के समांतर, कैसे है, मानसूनी पवनों के कैसे है, समांतर है। तो जिसके चलते यहाँ पर क्या देखने को मिला, कम वर्षा या शुष्क वातावरण देखने को मिलता है। समांतर जाती है, ऐसी भी तो आ सकती है। अभी दूसरी कंडीशन होगी, जब शीत ऋतु आएगी तो भी कंडीशन हम देखेंगे, शीत ऋतु में क्या कैसी कंडीशन होने वाली है। हमने अभी बात किया है वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ये नहीं बात किया कि शीत ऋतु में। तो ये क्वेश्चन भी अभी आगे उठेगा। देख रहा है कि जाने वाली पवनें तो ठीक ठाक से मतलब बारिश नहीं करा रही, लेकिन जो आने वाली पवनें होंगी जो शीत ऋतु में, अर्थात कब की बात, दिसंबर जनवरी की बात होगी, तब यहाँ पर कुछ और भी कहानी होगी। तो क्या ओवरऑल इतनी कहानी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक ठाक है ना। चलो अब बात करते हैं अपन पश्चिमी, अब हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होगा, देन इसके अपोजिट पूरी क्रिया हो जाएगी। अब सूर्य की जो स्थिति होगी यदि देखा जाए तो हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या था, कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा थी, भूमध्य रेखा, और ये कौन सी थी, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये कौन सी है, कर्क रेखा। जब बात होगी बेटा शीत ऋतु की, अर्थात ठंड की, जिसमें मौसम क्या होता है, जाता है, मौसम क्या होता है, जाने का। यदि ग्रीष्म ऋतु होता है तो मौसम आने का, शीत ऋतु में मौसम जाने का। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, अभी जब हम ग्रीष्म ऋतु पढ़े थे तो सूर्य कहाँ था, हमारे कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत था। अब बात जब शीत ऋतु की है तो ये जो हमारा मतलब सूर्य जी होंगे, भगवान होंगे हमारे, वो कहाँ होने वाले हैं, वो मकर रेखा में होने वाले होंगे। कहाँ पर उपस्थित होंगे, मकर रेखा में। अर्थात मकर रेखा का के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएगा वहां का तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और यदि बात करें प्रेशर की तो प्रेशर कैसा होने वाला है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होगा, जो मानसूनी पवनें अभी हमारे स्थलीय भाग में क्या की थी, प्रवेश की थी, वो मानसूनी पवनें हम लौट के कहां जाने लगेंगी, मकर रेखा की ओर क्या होने लगेंगी, गमन करने लगेंगी। इसका कारण क्या है, इस कारण को पहले हम समझते हैं। हम यदि पृथ्वी के मानचित्र में देखें स्थिति, तो यहाँ पर हमने देखा होगा कि कौन सी रेखा मिलेगी जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, आपने बोला होगा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। यदि ऊपर की बात करें तो ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, जो हमारे बिल्कुल एकदम कहां से जाती है, भारत के भाग से जाती है। तो अपन ऐसे ही भारत की स्थिति को बना लेते हैं। और निचले सिरे में देखें तो कौन सी रेखा मिल जाएगी आपको, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो जब आती है शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में कंडीशन क्या हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट। अब क्या होगा, जो हमारे सूर्य भगवान जी हैं वो कहाँ आने वाले होंगे, मकर रेखा के लंबवत। अब कहाँ आ जाएंगे वो, मकर रेखा के लंबवत आ जाएंगे। मतलब कर्क रेखा से चलकर वो कहाँ पहुंच जाएंगे, मकर रेखा में पहुंच जाएंगे। जबकि ग्रीष्म ऋतु में कहाँ थे सूर्य भगवान, कहाँ थे, अपने कर्क रेखा में थे, अर्थात भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लंबवत थे, ठीक है ना। जो कि शीत ऋतु में कहाँ चले गए, मकर रेखा में चले गए। अब जब मकर रेखा में चले गए तो यहाँ के भाग का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ का जो प्रेशर होगा, प्रेशर वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर लिख सकते हैं आप,
ठीक है। इसके अपोजिट यदि हम बात करें कर्क रेखा वाले भाग की, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? लो मिलेगा। और प्रेशर क्या मिलेगा आपका? बहुत हाई मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछली क्लास में कि पवनें जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से कहां जाती हैं? लो प्रेशर की ओर जाती हैं। पवनें कहां से कहां जाती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करने लगती हैं? गमन करने लगती हैं। तो पवनें तो कुछ इस तरीके से आने लगेंगी, ठीक है ना। मतलब कर्क रेखा वाले भाग से कहां आने लगेंगी? मकर रेखा वाले भाग अर्थात हिंद महासागर की ओर क्या करने लगेंगी? गमन करने लगेंगी। तो उससे होगा क्या कि जो मानसूनी हवाएं गई थी वो हवाएं अब लौट के कहां से? ये सोर से क्या करेंगी? आने लगेंगी। इस प्रकार से क्या होगी? लौट के किस ओर जाने लगेंगी? मकर रेखा की ओर क्या करने लगेंगी? जाने लगेंगी। जब ये मकर रेखा की ओर जाएंगी तो इनकी कुछ पवनें जो होती हैं बंगाल की खाड़ी वाले भाग से भी होकर जाती हैं, जिसके कारण वहां उठने वाली जो जलवाष्प होगी इन पवनों के बीच में फंस जाएंगी। ये जलवाष्प जो बंगाल की खाड़ी से भी जाएंगी, कुछ अरब सागर से भी रिटर्न मारेंगी। ये तो अरब सागर तो साइड में हो जाएगा, तो उसको तो साइड कर देते हैं। ये वाले भाग से जब जाएंगी तो यहाँ की जलवाष्प भी इनसे क्या होकर मिलके जाएगी, जिसके चलते शीत ऋतु में देखने को मिलता है कि जो हमारा तमिलनाडु वाला भाग है इसमें वर्षा कब मिलती है देखने को? शीत ऋतु में देखने को मिलती है। मतलब ठंडे के समय में देखने को मिलती है। दिसंबर जनवरी वाला समय जो बोला जाता है उसमें तमिलनाडु वाले राज्य में क्या होती है? अधिक वर्षा देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो शीत ऋतु की कंडीशन क्या हुई कि जो उत्तर पूर्व का जो मानसून हुआ वो पुनः क्या होने लगा? बनना प्रारंभ हो गया। कौन सा मानसून? उत्तर पूर्व का। तो शीत ऋतु में क्या हुआ बेटा? उत्तर पूर्व का मानसून जो है कहां से कहां जाने लगता है? उत्तर पूर्व से कहां जाने लगता है? दक्षिण वाले भाग में। कहां जाने लगता है? दक्षिण पश्चिम वाले भाग में जाने लगता है। दक्षिण या दक्षिण पूर्व वाले भाग में जाता है। कौन से भाग में आने लगता है? दक्षिण पूर्व वाले भाग में क्या करने लगता है? प्रवेश करने लगता है। रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा भारत एकदम कहां से है? ये मकर रेखा में है, सॉरी कर्क रेखा में। जो कर्क रेखा हमारे भारत की कहां से गई है? बिल्कुल एकदम मध्य से होके गई है। तो इस कंडीशन में तो सूर्य यहाँ रहेगा नहीं। सूर्य चला गया कहां पर? मकर रेखा में। यहाँ का तापमान कम हो गया, नीचे का तापमान ज्यादा हो गया, जिसके कारण यहाँ जहां तापमान कम वहां प्रेशर ज्यादा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? दाब क्या हो गया? ज्यादा। नीचे का दाब क्या हो गया? कम। और हमने पढ़ा है कि जो पवनें होती हैं वो अधिक दाब से कहां जाती है? कम दाब की ओर जाती है। मतलब यहाँ से कहां जाएंगी? नीचे की ओर जाएंगी। जब यहाँ से नीचे की ओर जाएंगी तो सीधी सी बात है ये मानसूनी पवनें उन कुछ वर्षा क्या कराते हुए जाएंगे? वैसे तो नहीं है, कुछ बारिश तो कराते हुए जाएंगी ना। तो वो बारिश कराते हुए जाएंगे। और साथ ही साथ ये कुछ पवनें जो होती है वो कहां से चली जाती है? बंगाल की खाड़ी वाले भाग से होते हुए जाएंगी। और जब बंगाल की खाड़ी वाले भाग से होते हुए जाएंगी तो यहाँ की जलवाष्प इन पवनों में मिलेगी और पुनः क्या हो जाएगी? तमिलनाडु वाले भाग, ये किनारे वाला जितना भी भाग होगा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? वर्षा देखने को मिलेगी। तो हमने क्या देखा? शीत ऋतु में कौन सा मानसून बनता है? उत्तर पूर्व का मानसून बनता है। कौन सा मानसून बनता है? ये उत्तर पूर्व का क्या बनता है? मानसून बनता है। ये पूरा मानसून बनेगा और नीचे क्या कराते हुए झिमझिम वाली बारिश, मतलब बहुत तीव्र वाली बारिश नहीं होगी। अब वो बारिश बचा था क्या? उसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिला नहीं था। कम कम प्रभाव करके ये बारिश नीचे की ओर चली जाएगी। मकर रेखा मतलब हिंद महासागर की ओर क्या कर देगी? प्रवेश कर देगी। अब ये जो बारिश होती है ये यदि ओवरऑल देखा जाए केवल 17%। यदि जो आने वाला मानसून था, कौन सा मानसून था? आने वाला मानसून था, वो कितना परसेंट बारिश कराया था? ग्रीष्म ऋतु वाला 80%। कितना बारिश कराया था भारत में? 80% मानसून जो है वो कौन से ऋतु वाला कराया था? ग्रीष्म ऋतु वाला जो मानसून था, ग्रीष्म ऋतु वाला, ठीक है। यदि हम बात करें शीत ऋतु वाला जो मानसून है जो अभी जा रहा है, लौट के क्या हो रहा है? यहाँ से जा रहा है, तो भारत में ओवरऑल कितना वर्षा करा देता है? लगभग 17 से 18% क्या करा देता है? 17% वर्षा करा देता है। तो आने वाला कितना कराया था? 80%। जाने वाला कितना करा रहा? तो ये आने वाले में भी 80% में भी दो भाग बटे होंगे। बटे होंगे या नहीं बटे होंगे? एक कौन सा? अरब सागर से उठने वाला बटा था और एक कहां से बटा था? बंगाल की खाड़ी वाला। तो अरब सागर वाला जो मानसून था वो क्या कराता है? थोड़ा ज्यादा बारिश करा देता है, ठीक है। कराता मध्य भारत में ही है, ये नहीं बोल रहा हूं कि पश्चिमी भाग में ज्यादा कराता है, ठीक है ना। वो तो यहाँ से प्रवेश करता है, अंदर जाके बारिश ज्यादा कराता है। तो वो लगभग कितना? 60% या बोला जाए 55 से लेकर 60% के अब क्या कराता है? बारिश कराता है।
जबकि ये वाला भाग जो बंगाल की खाड़ी से उठ के आता है वो कितना, कोई 25 से कितना 20% एवरेज में इतना देखा जाए, या सॉरी कितना परसेंट करा देगा ये 40%। यहाँ ठीक है, ओवरऑल 20% देखते हैं, 60 20 80 ठीक है। 25 से कितना 20% क्या करा देगा, बारिश करा देगा। तो ये दो भागों में हमने 80% को बांट दिया। 17% अपना कौन सा वाला करा रहा है, जाने वाला करा रहा है। तो सर अभी भी तो 17 और 80 यदि जोड़े तो कुल मिला के 90 कितना हुआ, 7% हुआ। अभी तो 3% बाकी है ना, तो ये 3% से 5% ओवरऑल यदि देखा जाए तो एकदम फिक्स तो नहीं होता परसेंटेज में, है ना। तो वो जो कराएगा वो कौन कराएगा, तो वो कराएगा वेस्टर्न जो विक्षोभ होने वाले हमें, है ना, डिस्टर्बेंस जो कहलाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये भारत में कितने परसेंट वर्षा कराएगा, 3%, और वो भी कब कराएगा, अभी कराएगा, मतलब शीत ऋतु में ही कराएगा। तो चलो अब बात करते हैं हम किसकी, पश्चिमी विक्षोभ की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पश्चिमी विक्षोभ की। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, कहां से आता है और कहां बारिश कराता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है भारत के कौन से भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, या बोला जाए पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में, मतलब इस वाले भाग में, इस वाले भाग में कहां से आता है, तो ये भूमध्य सागर अर्थात अंध महासागर से होते हुए जो पश्चिमी हवाएं होती, कहां से, भूमध्य सागर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंध महासागर या अंध सागर से आने वाली जो हवाएं होती हैं, तूफान होता है, चक्रवात होता है, जो भी आप समझे, वो क्या करता है, भारत के पश्चिमी भाग में आता है। तो भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा भाग, बोले पंजाब वाला भाग, कौन सा भाग, पंजाब वाला भाग में क्या होता है, प्रवेश करता है और वहां पर इसका ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। लेकिन यदि रियलिटी देखा जाए तो जो ये भूमध्य सागर या अंध महासागर से आने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये डायरेक्ट भारत में नहीं टकराता है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक पर्वत श्रेणी है, जिसको अपन हिंदुत्व पर्वत श्रेणी बोलते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी, हिंदुत्व पर्वत श्रेणी होती है, ये उसमें क्या होता है, टकराता है। और जब किसी चीज से टकराता है तो बारिश तो वहीं मिलेगी देखने को। तो ज्यादा बारिश कहां मिल जाती है, अफगानिस्तान वाले भाग में, कहां मिल जाएगी देखने को, मतलब क्या समझ में आया कि जो हमारा भारत होगा वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यदि भूमध्य सागर और अंध महासागर का जो चक्रवाती तूफान आ रहा था, जो पवनें आ रही थी, जो बारिश लेके आ रहा था, तो वो हमारे भारत में क्या तीव्र बारिश कराएगा, नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि ये तो टकराया किससे है, हिंदुत्व पर्वत से क्या हो गया, टकरा गया, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है, ठीक है ना, डूरंट रेखा वाला भाग देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। तो वहां पर ये क्या करा देता है, बारिश करा देता है। तो अपने पढ़ा वृष्टि क्षेत्र, जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, कि पवनें क्या होती हैं, यहीं पर टकराएंगी, इन पर्वतों से क्या होंगी, टकराएंगी, और पर्वतों से टकरा के यहाँ पर ही क्या करा देंगे, तीव्र मूसलाधार क्या करा देंगी, वर्षा कर देंगी। अब इसका कुछ भाग जो होगा, अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल पानी नहीं आएगा, यहाँ बूंदाबांदी आएगी, रिमझिम बारिश आएगी, है ना, वो ज्यादा लंबा वाला बारिश नहीं कि बाढ़ ला दे, लेकिन रिमझिम वाली बारिश आएगी। और ये कहां पर आएंगे, हमारे पहले पंजाब में, कहां पहुंचेंगे, हमारे पंजाब में। तो पश्चिमी विक्षोभ में सबसे पहले जो बारिश होती है वो कहां पहुंचेगी, पंजाब में। तो पंजाब में अच्छी खासी क्या कराएगी, यहाँ बारिश होगी, मतलब अच्छी खासी मतलब ओवरऑल नॉर्मल, ज्यादा अच्छी खासी भी नहीं। तो पंजाब वाले भाग में कराएगी, पंजाब से ये कहां जाएगी, हरियाणा वाले भाग में जाएगी। तो सबसे ज्यादा कहां होगी, पंजाब में होगी, फिर वो थोड़ा कम कहां जाएगी, हरियाणा में, हरियाणा से कहां जाएगी, यूपी बिहार होते हुए ये, और बंगाल की खाड़ी मतलब पश्चिम बंगाल वाले भाग में जाते जाते ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। टकराई किससे है, टकराया किससे था, हिंदुत्व पर्वत, कहां पर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर वाली सीमा जो बनती है वहां पर हिंदुत्व पर्वत है। वहां पर ये क्या होता है, भूमध्य सागर अर्थात अंध महासागर से आने वाले जो चक्रवात तूफान होते हैं वो डायरेक्टली इससे टकराते हैं, जिससे यहाँ पर तीव्र वर्षा होती है। और भारत किस क्षेत्र में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। भारत कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तो याद रखना, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, अर्थात यहाँ पर तीव्र मूसलाधार बारिश नहीं होने वाली है।
लेकिन बारिश ऐसा भी नहीं बोला कि बारिश होगी नहीं, बारिश होगी। तो वो कहाँ जाएगी? पंजाब होते जाएगी। पंजाब में बहुत अच्छी क्या होती है? थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। जो किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए। बोल रहे हैं अपन अमृत वर्षा हो गई गेहूं की फसलों के लिए, टॉनिक का काम करती है। यदि देखा जाए जो रासायनिक कीटनाशक दवाइयों फर्टिलाइजेशन का अपन उपयोग करते हैं, जितना उससे फायदा नहीं मिलता, उससे ज्यादा फायदा इस बारिश से होता है। तो ये कहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? पंजाब में। तो पंजाब के किसान बहुत लहरा जाते, खुश हो जाते हैं, बहुत मजे में रहते हैं, झूम उठते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको देखो ठंड के समय में जो शिफ्ट बदलते हैं, उनसे पूछो कि कितनी परेशानी होती है। तो इनने गेहूं लगा के आए, बस शिफ्ट कौन लगा के चले गए? भगवान लगा के चले गए। महासागर से आने वाला तूफान लगा के चला गया, तो उनको दिक्कत ही नहीं हो गई। ठंड बहुत अच्छे से कट जाती है, अच्छा पानी गिर जाता है, खादू बस डाल के आ जाते हैं, चिल्ला जाती है यहाँ की गेहूं। अब यहाँ से गेहूं होते हुए ये कहाँ जाएगी? भाई कुछ यूपी में भी आएगा, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, और होते होते कहा पश्चिम बंगाल में जाके क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये पहली लेयर है। कौन सी लेयर है? ये पहली लेयर है। कब की बात आती है? कब आती है? तो ये शीत ऋतु की बात कर रहा हूं, मतलब ये कब? दिसंबर और जनवरी की बात करें। कभी कभी जब लेट हो जाता है, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फिक्स टाइम पे आए, कभी कभी क्या हो जाता है? लेट हो जाने के कारण ये कभी कभी फरवरी वाले महीने में भी पहुंच जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु नहीं आती, ग्रीष्म ऋतु में नहीं, ग्रीष्म ऋतु में नहीं सर, ये शीत ऋतु की कहानी होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, पहले आपने वेब तो देख ली यहाँ की कि कहां पर बारिश करा दी। पंजाब में कराई, हरियाणा में कराई, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल तक ये पानी को देखना। साथ ही साथ ये तो नीचे का भाग यहाँ पर पानी के रूप में गिरा। अब इसकी जो ये ऊपरी वाली भाग था, मतलब कहां पर? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, यूके, मतलब इस भाग में क्या देखने को मिलेगी? इसके कारण बर्फबारी। क्या देखने को मिलेगी? बर्फबारी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ये इसी के कारण यहाँ पर देखा होगा आपने, ठंड के समय में झमाझम बर्फ गिर रही होगी। क्यों? ये इसी अंध महासागर और भूमध्य सागर से आने वाली किसके कारण? जो चक्रवात तूफान होते हैं, जो पवनें होती हैं, उसके कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? यहाँ पर देखो, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं, लेकिन ओवरऑल थोड़े बहुत तो गर्म होता है, तो वो पानी के रूप में गिर जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल वाला भाग जो होता है, वो कैसा होता है? थोड़ा ठंडा होता है, तो वो किस रूप में जाके गिरता है? वहां पर बर्फ के रूप में गिरता है। तो आपने देखा होगा ठंड के समय में जब शिमला साइड जाते हैं इंसान, तो वहां बर्फों की क्या होती है? दिसंबर जनवरी के समय में बर्फ गिरती है। ठीक है ना। तो किस कारण है, ये समझ में आ गया। और अब एक चीज और देख लेते हैं, क्या ये अफगानिस्तान वाले भाग क्षेत्र में क्या गेहूं का उत्पादन होगा? क्या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आपने देखा कि ये भूमध्य सागर से उठने वाली जो लहरें थी, यहाँ तो झमाझम पानी करे। अब जब यहाँ गेहूं लगाओगे, गेहूं में क्या ज्यादा पानी चाहिए होता है? बहुत कम पानी चाहिए रहता है ना। शिफ्ट बाई शिफ्ट पानी चाहिए रहता है, एकाएक बिल्कुल चावल जैसे नहीं कि लहरा के भर जाए पानी, तो उतना पानी चले। तो यहाँ की जो गेहूं हो जाएगी वो तो खराब हो जाएगी, मतलब उस समय वो गेहूं क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा अभी 2020-21 में, अभी सॉरी 2021 में आपने तालिबान वाला हमला देखा होगा, अभी देखा है ना अफगानिस्तान में। तो अपन ने देखा है कि अपने यहाँ से क्या भेजा गया है? बहुत अधिक मात्रा में गेहूं कहाँ भेजाया गया है? अफगानिस्तान भेजाया गया है। कहाँ भेजाया गया है? अफगानिस्तान गेहूं क्या किया गया है? यहाँ से भेजाया गया, भारत से निर्यात किया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक नहीं हुआ और आतंक थोड़ा सा फैल जाए। अब ये चीज जाना कहां से था? हमारे सीधे सीधे पाकिस्तान वाले भाग से जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोल दिया इसके लिए कि आप ये गेहूं को यदि आप अफगानिस्तान भेजना चाह रहे हो तो हमारे ट्रकों में या हमारे साधनों के माध्यम से आप भेजोगे। मतलब हम क्या करें? अपनी जो भी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, हम पूरा दायित्व तो हमारा, और इसका दायित्व तो पूरा क्या लेना चाह रहा है? पाकिस्तान लेना चाह रहा है। ट्रक तो उनके जाएंगे ना। तो भारत ने कहा भाई क्यों दें तुमको, हम अपने साधनों से यहाँ से भेजेंगे। तो यहाँ से होते हुए ईरान वाले भाग में, यहाँ पर ईरान वाले भाग में से होते हुए, मतलब यहाँ पर एक उनका बंदरगाह है, वहां से यही भाई पाकिस्तान का क्या कराची, और जो पाकिस्तान का कराची वाला बंदरगाह होगा, है ना, और ग्वादर बंदरगाह भी है यहाँ पर। पाकिस्तान का कौन सा? ग्वादर, है ना, गवार बंदरगाह सीधे बोलो यार, पाकिस्तान गवार, वो भी गवार। तो बंदरगाह यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या भेजा गया है? गेहूं अभी भेजा गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर भूमध्य सागर में ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर गेहूं का उत्पादन थोड़ा
कम होता है, जबकि यहाँ पर लहलहा जाती है। रीजन कि ये रिमझिम बारिश होती है, ज्यादा प्रभाव इसका नहीं सर जी, होता। जम्मू कश्मीर में भी बर्फ गिरती है सर जी, इस केरल में भी तो आता है सर जी, लहरें आती पवने, तो वहां पर बर्फ नहीं, पवने आती हैं, बारिश नहीं होती है ना, इसका प्रभाव हम बता रहे हैं ना। इसकी बर्फ दूसरी भी लेयर, गिरती है जो इसकी दूसरी लेयर आएगी वो यहाँ पर नहीं आने वाली है। देखो, बर्फ गिरने का रीजन होता है ठंडा भी तो होना चाहिए ना। बर्फ कहीं भी ऐसे थोड़ी ना गिरने लगती है भाई। यहाँ का जो प्रभाव है ये क्या है, ठंडा है। ठंडा क्यों? ठंडक के यहाँ सूर्य कहाँ पर है? शीत ऋतु में सूर्य कहाँ है? सूर्य तो मकर रेखा में है सर। सूर्य का थोड़ा बहुत प्रभाव तो यहाँ रहेगा ना, जी सर। यहाँ वाले भाग में तो रहेगा। क्या यहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। अब जब यहाँ पर हिम वाली कहानी हो जाएगी, मतलब जो पानी भी होगा, आपने देखा होगा ठंडे के समय में पानी तक क्या हो जाता है, जम जाता है। तो सर यहाँ का टेम्परेचर तो वेरी लो चल रहा है ना। जब लो चल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगी, बर्फबारी होने लगेगी। यहाँ जबकि पंजाब में क्या गिर रहा है, वही पानी ही बन के गिर रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या बन के गिर रहा है, बर्फ बन के गिर रहा है। ग्रीष्म ऋतु में भी सर शायद बर्फ गिरती है। देखो, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में ओवरऑल ज्यादा बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। बर्फ गिरते हुए देखने को नहीं मिलेगी, बस जमी हुई मिलेगी आपको। देखो, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलते मिलती है आपको, गिरते नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? पिघलती हुई। ग्लेशियर देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में फटने लगते हैं ना, बहने लगते हैं, तो ये कंडीशन मिलती है। बर्फ कैसे गिरेगी? बर्फ हमेशा गिरती है कब? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और नवंबर, ओवरऑल नवंबर के ले लिया जाए तो वो उसमें जाके यहाँ पर बर्फ देखने मिलती है। एक तीसरी कंडीशन हम ये बता दें कि सर इसकी जो दूसरी लेयर होती है, दूसरी शाखा होती है, वो हमारे राजस्थान वाले भाग में भी आ जाती है। तो राजस्थान वाले भाग में भी क्या होती है, उससे वर्षा किससे आने वाली? भूमध्य सागर अर्थात अंध महासागर से आने वाली जो चक्रवर्ती तूफान होते हैं, उसकी जो दूसरी शाखा होती है वो हमारे राजस्थान वाले भाग से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, वर्षा देखने को मिल जाती है। मतलब देखो, आपने देखा था कि यहाँ से जो वर्षा हुई थी, यहाँ से जो मतलब जो पवने गई थी, क्या राजस्थान में वर्षा कराई थी? नहीं कराई, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था जो अरावली पर्वत था वो इन तूफानों के कैसे पड़ गया था, समांतर। तो यहाँ वर्षा तो हुई नहीं। लेकिन एक बात बताओ आप कि यहाँ से आने वाले के लिए कैसा है, क्या समांतर है? तो रोक रहा है ऐसा करके, और जब रोक रहा है तो यहाँ फंसेगा और बारिश होगी। तो यहाँ पर देखा होगा 2015-16 में यहाँ पर क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। राजस्थान में बाढ़ आ गई थी। कभी ऐसा होता नहीं है, जिसके चलते वहां तबाही तक हुई है। बहुत तबाही मच गई थी राजस्थान वाले भाग में। क्यों? क्योंकि ये जो पवने आई थी अचानक से आ गई। अब ओवरऑल आती तो ठीक ठाक बता के है, वो तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अब इनके एरिया में कभी बाढ़ आई ही नहीं है। राजस्थान में कभी बाढ़ आई होगी नहीं, तो उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि भैया क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो इससे क्या हुआ, बाढ़ आ जाने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गया। तो क्या पश्चिमी विक्षोभ समझ लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, जिसको अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कहां से उठता है? आप बोलोगे भूमध्य सागर, अंध महासागर से उठता है। टकराता कहां पर है? तो अफगानिस्तान के हिंदुत्व पहाड़ी से टकराता है, और वहां पर तीव्र बारिश होती है। वहां पर गेहूं का जो क्षेत्र होता है, गेहूं का दृष्टिकोण वो कम देखने को मिलता है। वही बारिश हमारे पंजाब वाले, मतलब उसकी जो पहली शाखा होती है पंजाब में टकराती है। टकराने के बाद वहां पर क्या होती है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये हरियाणा और यूपी और बिहार होते हुए कहाँ जाके समाप्त हो जाती है, पश्चिम बंगाल में समाप्त हो जाती है। इसकी दूसरी शाखा हमने देखा तो कहाँ मिली,